कोई एक काम अगर मैं आपसे पूछना चाहूं जो गाजियाबाद के लिए सबसे जरूरी है। जैसे दिल्ली में स्टील प्लस 4 है, तो ये हमारी कॉलोनियों में 300 मीटर से ऊपर नहीं, प्रत्येक को स्टील प्लस 4 मिल जाए। कि बीजेपी को हराना बहुत ही मुश्किल है, तो ऐसा क्या हो रहा है कि पिछले 28 साल से विधानसभा में लगातार सूखा जा रहा है और केजरीवाल जी इस बार डंके की चोट पर कह रहे हैं कि वो चौका लगाएंगे। पहले ही कहते थे, जैसे पहली बार बने, केवल मेरे पास में एक वैगन आ रहा है, मैं इसी से चलूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा, केवल 2 कमरों का मकान है उसी में रहूंगा। दूसरा, शराब माफिया, एक बोतल पे एक बोतल फ्री। की बार बीजेपी डंके की चोट पाएगी। योगी जी बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हैं और अब संभल के अंदर इस समय बुलडोजर दौड़ रहा है। बिजली विभाग ने उसमें जब कार्रवाई करी, छापा मारा, तो देखा तो मस्जिद के अंदर से प्रत्येक घरों में बिजली जा रही है। वहाँ पूरी कॉलोनी में मस्जिद से किसी के घर में कोई मीटर नहीं था। अब जो मंदिर में गए, उन्हें ये नहीं पता था मंदिर है, भाई इस घर की भी चेकिंग करेंगे, तो मंदिर मिला। अगर हम 700-800 आदमी, 1000 आदमी इकट्ठा करते हैं तो समय लगता है, और वो 700 में ये नहीं पता लगा प्लानिंग से था क्या था। कुछ ही समय के अंदर सारे लोग इकट्ठे हुए, सबके हाथों में पत्थर थे, और जो गोलियां चलाई गई वो बाद में जो सर्वे हुआ गोली के अंदर, ये सर्वे में आया कि गोलियां पुलिस के द्वारा नहीं चलाई गई, पद्धरियों द्वारा चलाई गई। वो खोखे जो मिले वो पुलिस के थे ही नहीं। 29 मार्च 1978 को एक दंगा पहले हुआ था, बहुत बड़ा दंगा हुआ था संभल में, 184 लोग मारे गए थे, 25 लोग जिंदा जला दिए गए, बिल्कुल खड़े खड़े जिंदा जला दिए गए। कुछ में ऐसा हुआ कि 2 लोगों ने पकड़ा, टांग पकड़कर वहीं फाड़ दिया। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल सही नारा। मतलब आप इन बयानों को ठीक मानते हो? हाँ, ठीक ऐसा नहीं है कि इससे कहीं ना कहीं नहीं, इससे हमें देश का माहौल खराब नहीं हुआ, देश का माहौल ठीक हुआ है। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। मुस्लिम वोट हमें नहीं मिलते। मुख्यमंत्री जी ने जो कानून व्यवस्था सुधारी है यूपी के अंदर, ऐसा समझ लो आज़ादी के बाद में पहली बार है। या तो बदमाश जेल के अंदर हैं या फिर राम नाम सत्य है। गाजियाबाद का नाम बदला जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? गाजियाबाद भी जो है, गजाजुद्दीन जो था एक पहले मुस्लिम शासक था रहा था, उसके नाम पर गाजियाबाद का नाम है। क्यों नहीं बदलना चाहिए। हिंदू राष्ट्र, हिंदू नाम होना चाहिए। मेरा प्रयास है रहता है अपने जीवन में, ऐसा तो मैं कोई चंद्र नहीं हूँ, लेकिन कहीं झूठ ना बोलना पड़े मुझे, तो सच्चाई से काम करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल्फ डिस्कवरी विद विकास पुरोहित, आपके अपने चैनल और होस्ट विकास पुरोहित के साथ। आज हम आए हुए हैं यूपी के गाजियाबाद के अंतर्गत आने वाले चंदन नगर वार्ड में। दोस्तों, आज ये हमारा पॉडकास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो आज के हमारे गेस्ट हैं बहुत ही बड़े समाज सेवी भी हैं, यहाँ से राजनीतिज्ञ भी हैं और चंदन नगर वार्ड से 2 बार से लगातार निगम पार्षद भी हैं, 1 बार मनोनीत पार्षद भी रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं श्री भगवान अग्रवाल जी की। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बीजेपी को हराना बहुत ही मुश्किल है, ऐसा क्या है? देखिए, हमारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं हमेशा पॉजिटिव सोच से काम करते हैं। हर घरों में जाके किसी की मदद करना है, गरीबों की मदद करना है, जो भी कार्य करने हैं। मेरे साथ में मेरी टीम है, जो कम से कम नहीं 50 लोगों की टीम ऐसी है। अगर मैं एक आवाज़ लगाता हूँ तो एक आवाज़ के ऊपर मेरे साथ में खड़े रहते हैं। जहाँ भी कहीं हमने कैंप लगाना हो, जैसे वैक्सीनेशन कैंप लगाए हमने, 4 बार कैंप लगाए और सबकी वैक्सीनेशन कराई। हमारे वार्ड के अलावा दूसरों भी कराई, ब्रिजवार वार्ड है उसके भी कराई हमने, सुरनगर वार्ड की भी कराई। उसके बाद हमने निगम से 800 पैकेट हमें खाना मिलता था तो वो बटाया। 200 पैकेट रोज़ाना मैंने अपने दिए। सूखा जैसे आटा, दाल, चावल था, गरीबों को हमने वितरित किया। अन्य काम भी कोरोना काल में जो भी काम किए तो वो काम हमने किए। मेरी टीम भी मेरे साथ खड़े रहती है। तो इसका ये है कि भाई लोगों को एक मतलब पॉजिटिव सोच का मिलता है और उससे ये लगता है कि भाई वास्तविक में बीजेपी कार्यकर्ता काम करते हैं। हम केवल अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करते, जनहित में काम करते हैं। नहीं, जैसा आपने बताया ये तो हकीकत है कि आज के समय में संगठन के मामले में बीजेपी बहुत ऊपर है। एक एक कार्यकर्ता जो है अपने दिल से लगता है, चुनाव को जिताता है। अब अगला सवाल मेरा इसी से रिलेटेड आ जाता है। वैसे तो आपकी कंस्टिट्यूएंसी चेंज है, ये गाजियाबाद यूपी में पड़ जाता है। लेकिन थोड़ी सी बात अगर मैं दिल्ली की नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं बेईमानी रहेगी कि यही कार्यकर्ता वहां भी हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है कि पिछले 28 साल से विधानसभा में लगातार सूखा जा रहा है और केजरीवाल जी इस बार डंके की चोट पर कह रहे हैं
कि वो चौका लगाएंगे। आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है दिल्ली विधानसभा चुनाव में? देखिए, थोड़ी सी मेरा जो मानना है, अब लोगों में इसकी एक वास्तविकता सामने आ गई है। पहले ये कहते थे, जैसे पहली बार बने, केवल मेरे पास में एक वैगन आ रहा है, मैं इसी से चलूँगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, सरकारी बंगला नहीं लूँगा, केवल 2 कमरों का मकान है उसी में रहूँगा। आज उसके मकान पर 50 करोड़ रुपए से तो उसका जो मकान है उसमें है, 4 करोड़ रुपए से उसकी ओवरऑलिंग करी गई है और करोड़ों रुपए साज सज्जा में उसमें लगाए गए हैं। तो पब्लिक में एक संदेश चला गया है, केवल एक ये मतलब दिखावा है इसका, लोगों को भ्रमित करने के लिए। दूसरा, शराब माफिया, शराब के ऊपर जो काम किया है इन्होंने, लोगों के समझ लो कई ऐसा हुआ कि 3600 करोड़ रुपए का जो आय इसको दिल्ली गवर्नमेंट को करनी थी, प्राइवेट में देने के बाद में वो केवल 1200 करोड़ 120 करोड़ रुपए की रहेगी। वो लॉस हुआ, दिल्ली गवर्नमेंट का लॉस हुआ। उसके बावजूद एक बोतल पे एक बोतल फ्री। भाई, लोगों में शराब बांटोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे? अब इसकी वास्तविकता का पता लग गया है। दूसरा थोड़ा सा ये है कि भाई एक हम ये मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, मुस्लिम वोट हमें नहीं मिलते, हर जगह नहीं मिलते। तो दिल्ली में जहाँ कहीं झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, इन्होंने कहा पानी फ्री दूंगा या मैं बिजली फ्री दूंगा। मेरा मानना ये है कि भाई कुछ लोगों में जो नीचे के तबके हैं वो वोट उनको मिल गई, या मुस्लिम वोट उनको मिल गई, या कुछ लोगों में भ्रमित हुए वो वोट मिल गई। लेकिन अब की बार बीजेपी डंके की चोट पाएगी और अच्छे मतलब मार्जिन से जीत के आएगी। लोगों में इसकी वास्तविकता का पता लग गया। हाँ, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आपका कहने का मतलब है वो लोग, हाँ, और मुस्लिम वोट है, पूरी तरीके से उनको मिल जाता। अब उन्होंने एक और नई स्कीम निकाली है महिलाओं के ऊपर, लेकिन क्योंकि हम ज्यादा चर्चा उस समय नहीं ले जा करके करेंगे, हम अपने मुद्दों पर वापस से आएंगे। एक बीजेपी का बड़ा ही महत्वपूर्ण नारा है, मेरा बूथ सबसे मजबूत। ये कैसे आप लोग मैनेज करते हो, और बूथ पे काम करने का तरीका क्या होता है बीजेपी का, जो सामने वाली पार्टी इसकी काट नहीं कर पाती? जैसे एक बूथ के अंदर तकरीबन 800 वोट से लेकर 1200 वोट होती है। हर बूथ का हमारा एक बूथ अध्यक्ष है। अब भी हमारे चुनाव चल रहे हैं, संगठन के चुनाव चल रहे हैं। कल भी हमारी मीटिंग थी, एक मंडल अध्यक्ष बनेगा, मंडल अध्यक्ष के बाद में महानगर अध्यक्ष बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। तो उसमें हमने जो मंडल अध्यक्ष में प्रक्रिया ये अपनाई है कि हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं, जैसे मैं अपने वार्ड की बात करता हूँ, हमारे यहाँ 17 बूथ हैं, तो प्रत्येक की 11-11 या 12-12 लोगों की एक हमने कार्यकारिणी बनाई है। एक बूथ अध्यक्ष के अंडर में 12 लोग हैं। उसके बावजूद हम एक बूथ का तो संचालन करते हैं, इलेक्शन के अंदर एक पन्ना प्रमुख बनाते हैं। हम पन्ना प्रमुख के अंदर 50 लोगों को देते हैं। जैसे एक पन्ने में 50 वोट होती हैं, उसको हम एक पन्ना थमा देते हैं कि भाई तुमने 50 की जिम्मेदारी लेनी है। जो बूथ पे एक पन्ना आया, उस पन्ने का एक प्रमुख हो गया। उसको हमने ये उसको निर्देशित किया जाता है कि आपने ये नहीं करना कि भाई पूरे वार्ड की जिम्मेदारी लेनी है, पूरे बूथ की जिम्मेदारी लेनी है। आप 50 घरों की जिम्मेदारी लो, 50 घरों में आपने वोट निकालनी है, 50 घरों की समस्या सुननी है, 50 घरों के अंदर अगर कोई भी दिक्कत है, ये जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप बूथ अध्यक्ष को बताओगे, बूथ अध्यक्ष महानगर के अध्यक्ष को बताए, विधायक को बताए या काउंसलर को बताए। जैसे एज ए काउंसलर मैं हूँ, मान लिया भाई, प्रत्येक काउंसलर से तो प्रत्येक लोग जुड़े होते हैं। जरूरी नहीं कि विधायक से जुड़े हों, सांसद जुड़े हों, प्रत्येक के विधायक से सांसद, छोटा इलाका होता है तो प्रत्येक। लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है, अगर किसी के अंदर मैं कोई कार्य नहीं करा पा रहा हूँ तो विधायक से कराऊँ, मेयर से कराऊँ या सांसद से कराऊँ, लोगों की समस्या दूर होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी मेरी बनती है, क्योंकि काउंसलर ने जो है, एक काउंसलर जो है, अगर विधायक को वोट देते हैं या सांसद को वोट देते हैं, वो काउंसलर के कहने पे देते हैं, मेरे कहने पे वोट दी, तो ये जिम्मेदारी मेरी बनती है। अगर किसी का कोई कार्य है, पहली बात तो 90% हम ही कर देते हैं। अगर नहीं करो तो विधायक से करवाना है, सांसद कराना है, हम उसको भी देखते हैं। तो बूथ के प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ में हम जुड़े रहते हैं। एक और आरोप है विपक्ष का कि बीजेपी जब भी चुनाव आते हैं तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेकर आ जाती है, इनके पास और कुछ भी नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो ना, अगर मान लिया हम किसी हिंदुत्व के पक्ष में अगर हम कहीं खड़े होते हैं तो हम सांप्रदायिक हैं, वो सेकुलर हैं। मान लिया अगर किसी मुस्लिम की कुछ बात हो जाए, हम प्रत्येक को लेकर चलते हैं, शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो हम ये नहीं कहते भाई हिंदू या मुस्लिम है। अगर मुस्लिम है उसकी भी पूरी उतनी मदद की जाती है। लेकिन पीछे मैं बता रहा हूँ, दादरी के अंदर एक बिसाड़ा गाँव है, एक मुस्लिम गौ हत्या के अंदर पकड़ा गया, गऊ का मांस उससे घर में पकड़ा गया, उसके फ्रीज में पकड़ा गया, लोगों ने उसको पीट के मार दिया। शासन था अखिलेश जी का, सपा का शासन था।
उसमें 1 करोड़ रुपया तो उसको दिया गया, प्रत्येक परिवार के सदस्यों को मकान दिए गए। तो क्या इस तरह के हिंदू हत्या नहीं होती या हिंदुओं के साथ में अत्याचार नहीं होता? उनके साथ में कोई खड़ा नहीं होता। बीजेपी अगर हिंदुओं के साथ में खड़ी है तो वो सांप्रदायिक है, अगर मुसलमानों के साथ खड़े हैं वो सेकुलर हैं। तो ये भैया किसी न किसी के साथ में तो हिंदुओं के साथ में खड़ा होना तो हमें भी तो चाहिए ना। तो बीजेपी हिंदुओं के साथ खड़ी है तो उसमें क्या दिक्कत हो रही है? हाँ, आप मानते हैं कि भाई बीजेपी हिंदुओं की पार्टी हिंदुओं है की और पार्टी हम है। हिंदुत्व के ही ऊपर हिंदुत्व main के ऊपर अपना हम भी एजेंडा बोलेंगे, लेकर क्यों के नहीं चलते बोलेंगे? हैं। एक चीज और आती है कि मोदी जी नो डाउट 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हैं, योगी जी भी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में जब हम जाकर के देखते हैं तो वहां से जो काउंसलर हैं, वहां से जो एमएलए हैं या एमपी हैं, वो काम नहीं करते। आपको नहीं लगता कि इससे कहीं ना कहीं मोदी जी की साख पे या योगी जी की साख पे एक डेंट लगता है? देखिए, योगी जी और मोदी जी हैं, ये तो संत हैं, ये समझ लो। मेरा जो मानना ये है, ये तो भगवान की तरफ से अवतार हैं। इनके ऊपर मतलब विपक्ष वाला भी आज तक जो है ना, पीछे प्रधानमंत्री हुए या मंत्री हुए, आरोप प्रत्यारोप लगे, पैसों के लगे, घोटाले के लगे, आज तक चाहे सांप्रदायिक आरोप तो लगा लिया, लेकिन कोई 1 रुपये का आरोप दोनों के ऊपर नहीं लगा पाया, नहीं योगी जी पे नहीं मोदी जी पे। अपने इनके परिवार का नहीं करते तो औरों का क्यों घोटाला करेंगे? फिर जैसे मतलब कोई भी काम है, अगर मान लिया सांसद है या एमएलए है, नहीं काम करेगा, अगली बार पब्लिक सिखा देगी उसको भी। ऐसा नहीं कि 100 में 100 जीत के आते हों या प्रत्येक रिपीट होते हों। अगर काम नहीं करेंगे, पब्लिक का काम नहीं करेंगे, काउंसलर हो चाहे विधायक हो, सांसद हो, तो पब्लिक आज मतलब कैंडिडेट से भी ज़्यादा होशियार, इतना मजबूत आज वोटर है। वोटर को भी एक ही चीज़ का पता है, अगर हम पब्लिक के बीच में नहीं रहेंगे, पब्लिक का काम नहीं करेंगे, तो पब्लिक भी अगली बार उसको नहीं आने देगी। ये सब डाटे वहाँ चेक होते हैं सेंट्रल में जाकर के? ये सब चीज़ें चेक होती हैं कि किसने अपने क्षेत्र में काम किया है या किसका सर्वे में रिपोर्ट ठीक है? कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाता है? जैसे हमारे यूपी के इलेक्शन थे, अभी 3 साल पहले थे, अभी 2 साल और बचे हैं। माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने 4 सर्वे करवाए थे और प्रत्येक सर्वे अलग अलग था। अच्छा, प्रत्येक सर्वे अलग अलग था और प्रत्येक का डाटा था कि किस क्षेत्र में मतलब क्या पब्लिसिटी है, कौन नाराज़ है, कौन वर्ग नाराज़ है, कौन जाति वर्ग है या वैश्य वर्ग नाराज़ है या व्यापारी नाराज़ है। तो पूरा सर्वे था और सर्वे के आधार पर ही टिकटें दी गई थी, सांसद में भी। हाँ, जिसका ठीक आया होगा सर्वे में रिपोर्ट, उसको टिकट आगे मिली और वो जीते भी है, सांसद में भी और एमएलए में भी। तो सर्वे होते हैं ये। अच्छा, एक और फैक्टर आ जाता है, जातीय फैक्टर। ये कितना अहम होता है चुनाव के अंदर और इसको कैसे आप लोग मैनेज करते हो? देखिए, जाति फैक्टर तो पूरे भारतवर्ष में अब है, अभी इसको तो मानना पड़ेगा। मैं भी मान के चल रहा हूँ जाति फैक्टर है, क्योंकि भाई जैसे मान लिया कहीं मुस्लिम इलाका है, हम बीजेपी वाले तो नहीं देते इतना, वो उतना करते, लेकिन सपा वाले बसपा वाले पता लगा भाई जैसे मान लिया मुस्लिम इलाका है तो मुस्लिम को टिकट देंगे, या जैसे कहीं त्यागी बहुल है, वैसे बहुल है, तो इतना तो देखना पड़ता है कि भाई कम से कम अब चुनाव के अंदर पूरा मैनेज करना पड़ता है, जाति भी मैनेज करना पड़ता है, उसकी जो कैंडिडेट को हम टिकट देंगे इसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी क्या है, चुनाव लड़ने में कितना सक्षम है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ये सारी चीज़ देखी जाती हैं। ऐसा नहीं कि भाई खाली हम जाति के ऊपर ही करेंगे, कितना मजबूत है चुनाव लड़ने में वो भी देखा जाता है। तो इसी के आधार पर टिकट हाँ, सामने वाला कैंडिडेट कैसा है, वहाँ टक्कर ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये सारी चीज़ें देख के, ये सारी चीज़ देखी जाती है। मतलब जातीय फैक्टर अहम होता है, ये आप भी मानते हैं? जातीय फैक्टर अहम है। योगी जी बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हैं और अब संभल के अंदर इस समय बुलडोजर दौड़ रहा है। विपक्ष का कहना है कि बुलडोजर का तो योगी बाबा ने तो एक फैशन बना लिया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी 24 नवंबर 2024 में कोर्ट का एक आदेश हुआ कि भाई जो मस्जिद है उसका सर्वे किया जाए। किसी ने एक एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में कि भाई इसके अंदर पहले मंदिर था, कोर्ट का आदेश था भाई इसमें एक सर्वे किया जाए कि क्या वास्तव में मंदिर था या मस्जिद थी। तो 24 नवंबर 2024 के अंदर वजू खाने के अंदर सफाई करके ये सर्वे किया जा रहा था कि भाई इसके नीचे क्या है। वहाँ एक अफवाह सी फैली और चारों तरफ से मतलब उपद्रव इतने इकट्ठे हो गए कि मतलब लगा कि अगर हम 700-800 आदमी 1000 आदमी इकट्ठा करते हैं तो समय लगता है, और वो 700 आदमी ये नहीं पता लगा प्लानिंग से था क्या था, मतलब कुछ ही समय के अंदर सारे लोग इकट्ठे हुए, सबके हाथों में पत्थर थे। और जो गोलियां चलाई गई वो बाद में जो सर्वे हुआ गोली के अंदर, ये सर्वे में आया कि वो गोलियां पुलिस के द्वारा नहीं चलाई गई, वो उपद्रवियों द्वारा चलाई गई। वो खोखे जो मिले वो पुलिस के थे ही नहीं, वो गोलियां चलाई गई, 5 लोगों की मृत्यु हुई।
29 मार्च 1978 को एक दंगा पहले हुआ था, बहुत बड़ा दंगा हुआ था संभल में, 184 लोग मारे गए थे। कल भी मैं टीवी पर देख रहा था, 25 लोग जिंदा जला दिए गए, बिल्कुल खड़े खड़े जिंदा जला दिए गए। 184 लोगों की हिंदुओं की हत्या हुई। 1947 से लेकर टिल टुडे तक, आज तक 213 लोगों की हत्या हुई है। 213 में 209 हिंदू मारे गए, 4 केवल मुसलमान। 209 लोग हिंदू मारे गए। कल टीवी के ऊपर दिखा रहे थे जिन्हों के साथ में 1978 में हुआ है ये, उन्होंने कहा 25 लोगों के आंकड़े दिखाए थे। तो उन्होंने कहा कि 25 लोग जिंदा जला दिए और कुछ में ऐसा हुआ कि 2 लोगों ने पकड़ा, टांग पकड़कर वहीं फाड़ दिया। इतना मतलब अत्याचार हुआ। कई लोगों ने कहा भाई हमें गोली मार दो, लेकिन तड़फा तड़फा के मारा गया। संभल के अंदर अब बीच बीच में भी दंगे हुए, लेकिन सबसे बड़ा दंगा ये हुआ भाई 184 लोग मतलब केवल उसी दंगे में मारे गए। योगी बाबा की जो बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कानून व्यवस्था सुधारी है यूपी के अंदर, ऐसा समझ लो आज़ादी के बाद में पहली बार है। या तो बदमाश जेल के अंदर हैं या फिर राम नाम सत्य है, 2 ही कामों में एक काम है। आज बदमाश समझ लो अपनी जमानत को भी रद्द करवा के जेल में जाना पसंद कर रहे हैं कि भाई कम से कम जेल में मैं सुरक्षित रह लूँगा, अपने प्राणों की भीख मांग रहे हैं। तो जो बुलडोजर है, अगर वो बुलडोजर ऐसा नहीं है कि भाई किसी का मकान तोड़ रहा है, अगर कहीं जैसे मान लिया अब है 46 साल के बाद में जो 1978 में दंगे हुए, मंदिर के सामने उन्होंने ईंटों का चट्टा लगा दिया, मिट्टी विट्टी डाल दी, मंदिर को बंद कर दिया। किसी ने विरोध नहीं करा, कौन विरोध करेगा? हिंदू पलायन हो गए, 15% हिंदू सारे हैं, विरोध करने वालों को बचा ही नहीं। 46 साल से मंदिर बंद था। बंद के बावजूद वहाँ एक कुआं था, उसमें जितनी अपने भगवान की मूर्तियाँ थी सब उखाड़ के उसमें कुएं में डाल के ऊपर मिट्टी भर दी, कुआं बंद कर दिया। लेकिन ये भी ऐसा नहीं हुआ कि मंदिर को वैसे देखा गया। वहाँ मस्जिद के अंदर से एक कॉल सेंटर, लाइट बिजली का कॉल सेंटर चल रहा था, कनेक्शन दे रखा था, बड़ा कनेक्शन दे रखा था, और मस्जिद से घरों में सप्लाई हो रही थी। बिजली विभाग ने उसमें जब कार्रवाई करी, छापा मारा, तो देखा तो मस्जिद के अंदर से प्रत्येक घरों में बिजली जा रही है। वहाँ पूरी कॉलोनी में मस्जिद से किसी के घर में कोई मीटर नहीं था। अब जो मंदिर में गए, उन्हें ये नहीं पता था मंदिर है, भाई इस करके भी चेकिंग करेंगे, तो मंदिर मिला। तो अत्याचार तो कर रहे हैं वो लोग, लेकिन बाबा जो काम कर रहे हैं जनहित में काम कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि केवल हिंदू के पक्ष में कर रहे हों या मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हों। अगर कोई हिंदू का भी गलती है तो उसको भी सजा मिलेगी, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इसी पे एक बयान और आया है कि एक रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी का यह बयान चर्चा में रहा था, इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल सही नारा हमारा, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उनका मतलब ये है कि हम हिंदू एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे भाई, कम से कम जातियों में ना बटे हम। उनका मतलब कहने का ये है कि हिंदुओं को जातियों में बांट दिया, तो उनका ये है कि भाई कम से कम हिंदू हमारा समाज है तो कम से कम जातियों में ना बट के एक रहें, तो हम उसमें सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे। दूसरा, बटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे मतलब आपस में कट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, मतलब वो ना करके आप एक रहें तो उससे ज़्यादा हम सेफ रहेंगे। मतलब आप इन बयानों को ठीक मानते हो? हाँ, ठीक ऐसा नहीं है कि इससे कहीं ना कहीं नहीं, इससे हमें देश का माहौल खराब नहीं हुआ, देश का माहौल ठीक हुआ है। इससे हमें महाराष्ट्र में सफलता मिली है। इस नारे का मतलब एक प्रतीक चिन्ह बना है, माना है, मोदी जी ने भी कहा भाई एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो ये नारा मतलब हमें ठीक लगता है। सपा मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि योगी जी तो अब प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी के एक मतलब समझ लो विचारधारा लगा लो, गरीब से गरीब भी आदमी, जैसे मान लिया हमारे राष्ट्रपति हैं या आदिवासी से आती हैं, कई प्रधान मतलब दूसरे मंत्री हैं हमारे बिल्कुल नीचे छोटे मतलब अपने एक किसान परिवार से उठकर मंत्री बने हैं। बीजेपी में कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि पैसे वाला ही या उद्योगपति या कोई जैसे मान लिया राज परिवार से हो, राजघराने से हो, जैसे कांग्रेस की परंपरा रही थी। बीजेपी में ऐसा नहीं है, कोई भी किसी पद पर जा सकता है, लाइक जो भी होगा जैसे भी होगा, एक मतलब अपने संगठन के माध्यम से, प्रक्रिया के माध्यम से सब वही होता है। उसमें ऐसा नहीं कि भाई मतलब योगी जी उसमें जाएंगे या कुछ मतलब ऐसा नहीं है। हाँ, संगठन तय करेगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। संगठन तय करेगा। अभी तो मोदी जी तंदुरुस्त हैं। हाँ जी, 2029 में मोदी जी आएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। कि आपने किसानों की बात की कि किसान भी हमारे बनते हैं। ऐसा क्या है कि पिछले कई वर्षों से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, हर बार दिल्ली के बॉर्डर तक आ जाते हैं,
सरकार की तरफ से कोई सही तरीके से भूमिका अदा नहीं हो रही है, या आप क्या कहना चाहोगे इस किसान आंदोलन को लेकर के? अभी हाल ही में दोबारा भी ये बड़ा चर्चाओं में रहा है और अभी भी चल रहा है दिल्ली के बॉर्डर पे। सरकार किसान हित में काम कर रही है, ऐसा नहीं कि किसानों के हित में काम नहीं कर रही हो, लेकिन जैसे पीछे 3 कानून बनाए थे मोदी जी ने, वो 3 कानूनों को वापस लेना पड़ा। 3 कानूनों में एक कानून ये भी था कि जैसे कोई भी किसान है अपनी खड़ी फसल को उद्योगपतियों को बेच सकता है, रेट पहले तय हो जाएगा। जैसे भैया अनुमान है इसमें हमारा 50 क्विंटल होगा, 50 क्विंटल हम आपके 1000 रुपये क्विंटल से या 2000 रुपये क्विंटल से लेंगे, तो वो तय हो गया। उसमें कम ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर किसान बाद में मना भी करना चाहे तो मना भी कर देगा, जब भी कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब हर बातें किसान के हित में थी। और उसमें ऐसा भी था, उसका एक इंश्योरेंस भी था कि भाई अगर किसी कारण बारिश में ओलावृष्टि में फसल अगर मान लिया उन्होंने कहा है और उसमें भी नहीं हुआ तो वो भी उसका पूरा पेमेंट किसान को मिलता। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं या जो विपक्ष वाले हैं, इस तरह की हवा फैला गया किसानों के बीच में। जैसे पंजाब के किसान हैं, ये कई आंदोलनों में जुड़े हुए हैं, कई उग्रवादियों से मिले हुए हैं, इनको बाहर की सहायता मिलती है, कनाडा से इनको सहायता मिली है, कई लोगों से औरों सहायता मिली है। तो वो अपना जो है ना वो उसको ठंडा नहीं पड़ने देते, उठाते रहते उन मुद्दों को। जबकि गवर्नमेंट का हमेशा ये प्रयास रहा है, बीजेपी का हमेशा प्रयास रहा है भाई किसानों के मध्य बैठकर उनके जितने भी मांगे हैं उनको सुलझा लिया जाए, काम कर लिया जाए। लेकिन फिर भी चलता रहता है ये छोटे मोटे बातें, आंदोलन वगैरह, लेकिन हम किसान हित में हैं, किसान के लिए काम करते हैं। अभी हमने किसानों पे बात करी, तो भारत के अंदर यूपी को फूड बास्केट कहा जाता है। आलू, गन्ना, एथनॉल, ऐसी कई चीजों में यूपी नंबर 1 है। इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, ये तो निश्चित तौर पर कृषि प्रधान देश है यूपी में। दूसरा, बाबा जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लाए थे 2023 में, 40 लाख करोड़ की निवेश हमें उसमें मिला, विदेशों से भी मिला, इंडिया से भी मिला। जैसे एक चिप बनती है जो हम केवल बाहर से मंगाते थे, अभी इंडिया में इतने बड़े प्लांट लगने जा रहे हैं, बाहर भी हम जो है एक्सपोर्ट हम करेंगे, उसका इंपोर्ट नहीं करेंगे। अब तक तो इंपोर्ट करते थे, अब हम उसका एक्सपोर्ट करेंगे। वो काम शुरू हो गए हैं। मेरी मंत्री जैसे अपने सुनील जी जो हैं IT लेफ्टिनेंट मिनिस्टर हैं, इनके पास भी कई फाइल हैं, यही फाइल देखते हैं, उसमें मेरी चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि मतलब 50% सब्सिडी है इसमें। अच्छा। जो मतलब बाहर से निवेश आ रहा है, 25% सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 25% यूपी गवर्नमेंट दे रही है, और 75% ज़मीन, मतलब हम 100% ज़मीन का 75% उसको छोड़ के 25% का पैसा लेंगे। इतनी सुविधाएं दे रही हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं जो बाहर से आएंगे। बाहर से आ रहे हैं। बाहर से मतलब इन द सेंस इंडिया के बाहर से या यूपी के बाहर से जो आना चाह रहे हैं? इंडिया के बाहर से। इंडिया के बाहर से जो बाहर का निवेश है उसके लिए। लेकिन इंडिया वालों के लिए भी है ये जो स्कीम है, ये अपने 75% सब्सिडी है, 75% सब्सिडी ज़मीन के अंदर है, ये इंडिया वालों के लिए भी है। 12 लाख करोड़ रुपए पे हमारे काम शुरू हो चुके हैं यूपी के अंदर। 10 लाख करोड़ के काम पाइपलाइन में है जो शीघ्र शुरू होने वाले हैं, 2-3-4 महीने में शुरू होने वाले हैं। आने वाले समय में यूपी के अंदर 1 लाख समझ लो करोड़ रुपए के जो GDP बन रही है, 7.5 के पूरे हम अनुमान लगा रहे हैं कि भारतवर्ष के GDP का अर्थव्यवस्था बनेगी, उसमें 1 लाख करोड़ की केवल यूपी से होगी। हाँ, $1 लाख का, जैसा योगी जी ने ऐलान किया था कि 2027 तक हम यूपी को $1 लाख की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बना करने जा रहे हैं। उसके ऊपर कार्य चल रहा है। इसमें रोजगार भी सृजन होंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दूसरा, आर्थिक नीतियों के ऊपर भी हम अपना काम कर रहे हैं। दूसरे काम में सुदृढ़ करने के बाद में भारतवर्ष जो है जैसे 5वीं अर्थव्यवस्था पे है, 2027-28 में हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच ये है कि भाई हम तीसरी पायदान पर आ जाएं। जापान और जर्मन को छोड़कर इनको भी पिछाड़ के आगे हम तीसरी व्यवस्था माने जा रहे हैं। और 2040 के अंदर भारत जो है विकसित देशों में होगा और पूरे विश्व का संचालन करेगा, पूरे विश्व के ऊपर मतलब आधिपत्य होगा। ये हम आगे लेके चल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की सोच है और इसमें हम कामयाब होंगे। जैसा आपने अभी बताया ना, वैसे तो ये हमारा आगे था प्रश्न, लेकिन अच्छा है आपने उसका पहले ही जवाब दे दिया कि योगी जी ने एक ऐलान किया था कि 2027 तक हम यूपी को $1 लाख ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना करके छोड़ेंगे। अब बात करते हैं इसके बाद
अभी हाल ही में जेवर एयरपोर्ट पर क्रू मेंबर और तकनीकी स्टाफ का एक पहला विमान लैंड किया है। अभी तक जो नोएडा और गाजियाबाद वाले थे वो ज़्यादातर दिल्ली एयरपोर्ट पर ही जाते थे। आप इसको कैसे देखते हैं? इससे फ़ायदा मिलेगा गाजियाबाद और नोएडा के लोगों को, या कुछ दिल्ली का ट्रैफिक भी जाएगा? ये केवल दिल्ली और गाजियाबाद नहीं, पूरे यूपी को फ़ायदा मिलेगा। इंटरनेशनल फ्लाइट जो हैं दिल्ली से जो थी अब जेवर से मिलने शुरू हो जाएंगी। यहाँ कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया बनाई है, वहाँ तक मेट्रो लेके जा रहे हैं, सड़कों का पूरा जाल बिछा हुआ है। मतलब किसी ने अगर जैसे मान लिया विदेश में जाना है, इंटरनेशनल फ़्लाइट हैं अब जेवर से मिलनी, ये एक समझ लो जेवर एयरपोर्ट पूरे यूपी के लिए वरदान है। गाज़ियाबाद और नोएडा के लिए तो है ही है, इनके लिए तो बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन ये पूरे यूपी के लिए वरदान है, इंटरनेशनल फ़्लाइट भी मिलेंगी। दूसरा, जब किसी बाहर के निवेशक को या किसी मतलब अगर अर्थव्यवस्था के अलावा इसमें अगर कनेक्टिविटी बढ़िया होगी तो जब भी व्यापारी अपना व्यापार बढ़ाता है वो करता है, तो जेवर एयरपोर्ट हमारे लिए एक वरदान है। और अब इसी कर ही मैं मान के चल रहा हूँ जनवरी में हमारा जो हिंडन एयरपोर्ट है इससे भी इलाहाबाद और लखनऊ की फ़्लाइट शुरू होने जा रही है। अच्छा। हमारे सांसद अतुल गर्ग जी ने 3 बार मुलाकात जो उड़ान मंत्री से कर चुके हैं। इसमें थोड़ी सी अड़चन थी, जो पहले जिसने काम किया था तो उसने कुछ हाई कोर्ट से स्टे वगैरह था, वो स्टे उन्होंने हटवा दिया है, तो इससे भी फ्लाइट शुरू होंगी, इसका भी हमें फ़ायदा मिलेगा। ये अच्छी जानकारी दी हिंडन एयरपोर्ट की भी, कि हिंडन एयरपोर्ट भी यहीं पास में है, वो शुरू होने वाला है। और दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पूरे इंडिया के सबसे व्यस्तम एयरपोर्टों में नंबर 1 पे आता है दिल्ली का एयरपोर्ट। तो कहीं ना कहीं उसका भी लोड कुछ हल्का होगा उसका लोड जब यूपी में ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक बेल्ट है वो जाएगी। और हाँ, ये भी क्लियर है कि 100-150 किलोमीटर तक तो एक एयरपोर्ट का दायरा रहता ही है और इंटरनेशनल का वो रहता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा क्राइम के ऊपर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी जी के आने के बाद, जब से वो सीएम बने हैं, यूपी में अपराध में कमी आई है और बहुत सारे लोगों में डर भी है कि योगी बाबा के लिए वो डरते हैं। लेकिन क्या डिफरेंसेस आप देखते हैं अदर पार्टीज में कि पहले यूपी में क्राइम कम नहीं हो पाया और अब कम हो गया? दूसरा सवाल एक मेरा ये रहेगा, अभी भी कई कई जगह ऐसा फिर दोबारा से लगता है कि वहां पर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नंबर 1 बात तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं, किसी भी कोई भी कार्य करने के लिए, चाहे क्राइम के ऊपर हो या किसी कोई भी मतलब नीतियाँ हों, नीति और नीयत दोनों ठीक होने चाहिए। दूसरा, एक साहस होना चाहिए काम करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर कोई भी जैसे मान लिया क्राइम के ऊपर है, पहले मैं देख रहा था सपा के अंदर हमारे जो उनके मतलब अखिलेश जी के चाचा ही थे, राम गोपाल जी, तो मैंने अपने सामने की बता रहा हूँ, अगर किसी ने छोटा मोटा कोई थाने में अपराध हो गया, वो गए, उन्होंने कहा कि वे सपा का है, तो मतलब एक छोटा सा कार्यकर्ता भी ये कहता था मैं कराऊँ प्रोफेसर साहब से बात, और प्रोफेसर साहब बात करते थे, तो एक पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर दे, कितने बड़ा अपराध हुआ वो। आज से मैं 15 साल पहले की बता रहा हूँ, एक बार इलेक्शन था झंडापुर में नगर निगम का, तो सपा से खड़ा था, उसने जो था उस टाइम बैलेट पेपर से था, पूरा बक्सा उठाकर बाहर फेंक दिया और वो फट गया, सारे बैलेट पेपर बाहर आ गए गली में। पुलिस उसको पकड़ के ले गई और आधा घंटे बाद छोड़ दिया, केवल सपा का था। तो मुख्यमंत्री जी का ये है कि भाई कोई भी है, चाहे मेरा भतीजा है, चाहे मेरा भाई भी है, अपराध करता है तो अपराध है, मुख्यमंत्री कड़ाई से लेते हैं। और पुलिस को बिल्कुल फ्री हैंड कर रखा है कि अपराध नहीं होना चाहिए, 0 टॉलरेंस रहना चाहिए हमारा, मतलब अपराध के ऊपर कोई सुनाई नहीं है, कोई वो नहीं है। अगर किसी ने, अगर पुलिस वाले ने कुछ थोड़ी सी भी मतलब ढिलाई दी, कुछ करी, तो डरती है पुलिस आज के भाई अगर मान लिया हम ढिलाई देंगे। अगर कोई आदमी शिकायत करना जाता है पुलिस में और वो कहता है कि भाई ये काम नहीं हुआ, एक हमारी जन सुनवाई है IGRS के अंदर पुलिस का, GDA का, निगम का, किसी का भी, अगर कोई भी हम डालते हैं, मतलब 3 दिन के अंदर उसका सॉर्ट आउट होता है, अगर नहीं होता जवाब देना पड़ता है, उसका अधिकारी को जवाब देना पड़ेगा। अच्छा। और IGRS में हमने कोई डाल दिया, जैसे निगम का है या सफाई का है, मतलब साफ़ सफाई से लेके सीवर पानी से लेके पुलिस से लेके GDA से लेके, अगर कोई भी कार्य है और उसमें नहीं किया तो 3 दिन के बाद में अगर वो कार्य नहीं हुआ तो उसमें उसको फीडबैक आएगा कि हमें इस स्टेज के ऊपर हैं, आपकी हमने सुनाई कर ली है। तो मुख्यमंत्री हर चीज़ में सतर्क हैं और देख रहे हैं, इसलिए कानून व्यवस्था भी पूरे कंट्रोल में।
जैसे अभी आपने बताया तो इसके लिए टीम बनाई होगी मुख्यमंत्री जी ने कोई आईजी उसको सर देखने के लिए। हाँ, आईजी से नहीं, जो प्रत्येक आपका- विभाग में है। जैसे मान लिया हमने आईजी सर डाला, जीडीए का लिखा उसमें हमने, जीडीए में जाएगी शिकायत वो अच्छा, मुख्यमंत्री वो जीडीए में जाएगी। जैसे तो जीडीए ने अधिकारी बैठा रखे हैं आईजी को सोल्व करने के लिए, वो देखेंगे उसको, वो देखेगा अधिकारी, वो प्रत्येक विभाग में भेज देगा। जैसे मान लिया उसमें अगर कहीं सीवर का है तो सीवर वाले पर भेज देगा, पानी का तो पानी वाले पर भेज देगा, लाइट का तो लाइट वाले भेज देगा। हाँ, वो कंसर्न अथॉरिटी को वहां से Concern authority को- रिक्वेस्ट चली जाएगी। हाँ, चली जाएगी और उस कंप्लेंट को रिजॉल्व किया जाएगा। अब जैसे आपने कहा जी योगी जी तो अपने भाई भतीजे को भी हो तो छोड़ देते हैं, अब कुछ लोग इस पे भी बड़ा कमेंट कसते हैं, वो कहते हैं वो भाई भतीजा है ही नहीं उनके कोई, वो तो सिंगल आदमी है। अब राम गोपाल जी के तो भतीजे हैं तो वो करते हैं, तो इस पे क्या बताना चाहेंगे? नहीं, यही तो एक अच्छी बात है। मतलब भाई भतीजे हैं उसके, ऐसा नहीं कि उसकी माँ थे, उसके बाप थे, उसकी बहनें हैं। एक वैशाली के अंदर सगी चाचा की लड़की मुख्यमंत्री जी के 32 मीटर में रहती है, और 32 मीटर में भी एक फ्लोर है। अच्छा, इनके बहनोई पीछे बीमार हुए और मैक्स में भर्ती हुए, मुख्यमंत्री जी देखने आए, लेकिन आज भी उनके कोई ऐसी मतलब मदद नहीं करी कि भाई उसको बड़ा मकान दिलवा दूँ या कोई जीडीए से प्लाट दिलवा दूँ। जो नियम के अनुसार जो काम होना है वो काम होना है। ऐसा नहीं कि इनके परिवार नहीं, परिवार इनका भी है, लेकिन उसके लिए वो संत हैं। और एक समझ लो जो भी राजा समझोगा कि मुख्यमंत्री राजा ही है, राजा के अंदर भी एक भगवान का अंश होता है, तो वो उसको मान के चल रहे हैं कि भाई भगवान का जो आदेश है उसका पालन कर रहे हैं। एक और कानून है जिसके ऊपर भी पूरे देश में इस समय बहुत आक्रोश है, खासतौर से क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर के, और सपा प्रमुख ने तो उसके ऊपर बहुत ही उग्र होकर के बयान दिए हैं कि ये कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने के लिए लाया गया है, वन नेशन वन इलेक्शन। इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए 1967 तक ये इलेक्शन होते रहे ऐसे, इसके बाद में प्रक्रिया परंपरा बदली है। वन नेशन वन इलेक्शन से एक तो हमारे खर्चे कम हो जाएंगे, दूसरा फिर अलग अलग है। जैसे मान लिया पता लगा अभी हमारे इलेक्शन अभी एमएलए इलेक्शन हुए हैं और 6 महीने के बाद में लोकसभा इलेक्शन है, उसके बाद में नगर, हालांकि नगर निगम के इलेक्शन तो अलग होंगे, इसमें केवल ये एमएलए और एमपी के इलेक्शन के ये मतलब इसमें कानून बनेगा। लेकिन ये एक प्रक्रिया ठीक है, देश के लिए, देश के हित में है, और इससे कुछ मतलब अच्छा पॉजिटिव असर जाएगा। हाँ, स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन है वो एक साथ हो जाएंगे। एक साथ हो जाएंगे। मेजर यही इलेक्शन होते हैं, बाकी तो जो छोटे निकाय चुनाव होते हैं इनको तो मैनेज कर लिया जाता है। देश के नियम बनाने वाले यही है। एक बड़ा ही चर्चा में है कि गाजियाबाद का नाम बदला जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर है तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? क्योंकि ऐसी खबर आई थी पीछे कुछ महीनों पहले कि जो नगर निगम है गाजियाबाद का, उसने बोला है कि गाजियाबाद का नाम चेंज किया जाए। हमारे मेयर साहब ने भी अपने बोर्ड में पास करवा के शासन को भेजा है, हम भी थे बोर्ड में, बोर्ड मीटिंग में। ये नाम का जो चेंज का है ये बोर्ड में पास हुआ है, निगम के अंदर पास किया गया है, मेयर साहब ने इसको पास करवाया है और ये शासन को भेज दिया है। ये मतलब करते हुए या मतलब बदलना या ना बदलना ये शासन का अधीन है, लेकिन गाजियाबाद के निगम से चला गया है, नाम बदलने का प्रस्ताव चला गया है। अच्छा, आप लोगों ने भेज दिया है? हाँ जी। अब वो पास करेंगे तो नाम बदला जाएगा? वो शासन से होगा। शासन से होगा। कोई नाम भी आपने भेजा है कि गाजियाबाद की जगह ये नाम होना चाहिए? हाँ। अच्छा, नाम भेजा, वो बताना चाहें तो? गजप्रस्थ। गजप्रस्थ। इस पे भी कई लोग ये कहते हैं कि नाम बदलने से क्या फर्क पड़ेगा? देखो कहीं ना कहीं, जैसे मान लिया आप दिल्ली में लगा लो, अकबर रोड, शाहजहाँ रोड, मतलब पूरे जितने मतलब पहले राजा हुए थे उन्हीं के नाम पर आज भी सड़कें बनी हुई हैं। भाई क्यों नहीं? शासकों के हैं, मुगल शासकों के नाम पे। गाजियाबाद भी जो है क्या नाम है, गजाजुद्दीन जो था एक पहले, या इसका था अपने मुस्लिम शासक था रहा था, उसके नाम पर गाजियाबाद का नाम है। क्यों नहीं बदले? बदलना चाहिए, हिंदू राष्ट्र, हिंदू नाम होना चाहिए, क्या दिक्कत है? एक और बड़ा ही लोगों के मन से ये जो फील, जब हमने इस पर रिसर्च किया ना, तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि नोएडा और गाजियाबाद लगभग साथ के हैं, बल्कि अगर देखा जाए तो गाजियाबाद नोएडा से पहले का है। लेकिन ऐसा क्या है कि गवर्नमेंट का ज़्यादा ध्यान नोएडा पे रहा, ग्रेटर नोएडा पे रहा, गाजियाबाद कहीं ना कहीं एक तरीके से इग्नोर किया गया है। लोगों का ऐसा आरोप है कि इग्नोर किया गया, और उसका फर्क आज दिखता है। हम नोएडा जाते हैं और गाजियाबाद, तो इसका क्या रीज़न है? एक तो नोएडा बड़ा है, नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा बना, यमुना अथॉरिटी बनी, 3 अथॉरिटी हैं उसके अंदर। नोएडा के अंदर भी 150 सेक्टर हैं,
बहुत बड़ा है नोएडा, गाज़ियाबाद की तुलना में कई गुना बड़ा है। दूसरा, नोएडा का जो रख रखाव है, नोएडा का जो देख रेख है, वो अथॉरिटी के अंडर में है। हमारे यहाँ नगर निगम के अंडर में है। नगर निगम में हमेशा पैसों की कमी रहती है। हम जितना भी हमारा एक स्थापना निधि है वो भी मिलती है। जो गाज़ियाबाद के अंदर रजिस्ट्रियाँ होती हैं 7% स्टाम्प लगता है। 7% स्टाम्प का 2% हमें वापस मिल जाता है शासन से। अच्छा, 5% शासन को जाता है, 2% जाएगा पहले 7% शासन में, लेकिन शासन से 2% निगम को, जहाँ की जैसे गाज़ियाबाद है गाज़ियाबाद निगम को, मान लिया अमरोदाबाद है अमरोदाबाद को, इलाहाबाद है तो इलाहाबाद को 2% उसको स्थापना निधि के रूप में वापस मिलता है। उस पैसे से हम काम चलाते हैं। हाउस टैक्स के ऊपर हम डिपेंड रहें तो हम कर्मचारियों के पे भी नहीं दे पाएंगे। उस पैसे 15वें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा मिलता है निगम को, उस पैसे से स्थापना निधि से हम काम चलाते हैं। नोएडा जो है नोएडा अथॉरिटी के अंडर में है। नोएडा अथॉरिटी के पास इतना पैसा है, अगर वो तो समझ लो स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसे देती है। नोएडा अथॉरिटी अपने पास से 6-6 हज़ार करोड़ रुपये, 10-10 हज़ार करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमेंट को भी देती है। उल्टा जाता है। तो उस पैसे से एक डेवलपमेंट भी होता है। दूसरा, फिर नया स्ट्रक्चर खड़ा हुआ वहाँ पे, तो सीवर, पानी, बिजली नए सिरे से सब सड़कें बनी, जितनी लाइनें डली, सब कुछ भी हुआ, तो एक नए सिरे से काम हुआ, तो उसका फ़र्क पड़ा इस बात का। और सबसे बड़ा फ़र्क है अथॉरिटी के अंडर में जैसे है तो वो पैसा मतलब लगता है वहाँ पर सेक्टरों में। अब लोगों का इस पे ये आरोप रहता है कि क्योंकि दिल्ली के नज़दीक गाज़ियाबाद भी है, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को गाज़ियाबाद के ऊपर ध्यान देना चाहिए? नहीं, गाज़ियाबाद के ऊपर ध्यान ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं है। जैसे मेट्रो यहाँ का संचालन हुआ गाज़ियाबाद में हुआ है, एलिवेटेड रोड बना यहाँ भी, वो भी काम हुआ है, अन्य काम भी हुए हैं। जैसे अभी अपने इंडियन एयरपोर्ट का क्या नाम, एयरपोर्ट चालू होने वाला है, ये भी है। विकास तो गाज़ियाबाद भी बहुत हुए हैं। अगर हम 20 साल पहले का इतिहास उठा लें गाज़ियाबाद का और आज का इतिहास उठा लें तो गाज़ियाबाद में आने वाला ये कहेगा यार मैं कहाँ आ गया, तो ऐसा लगेगा उसे। गाज़ियाबाद में भी साफ़ सफाई वगैरह मतलब काम होते रहते हैं, यहाँ भी ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हाँ, लोग जब उसको नोएडा, ग्रेटर नोएडा से कंपेयर करते हैं तो उसमें थोड़ा सा असल वो उन्होंने पहले से प्लानिंग थी। बहुत चौड़ी सड़कें छोड़ी हैं, ग्रीन बेल्ट बहुत छोड़ी है, तो उसका थोड़ा सा लोग तुलना करते हैं तो तुलनात्मक में फ़र्क पड़ता है। दूसरा, नोएडा फ्री होल्ड नहीं है, हमारे यहाँ फ्री होल्ड है। हाँ, वो फ्री होल्ड नहीं है। तो फ्री होल्ड ना होने से उसको उनको फायदा क्या है कि यहाँ जो बिल्डर है, जैसे मान लो उन्होंने प्लॉट लिया, 3 फ्लोर बनाए, 3 फ्लोर अलग बेच दिए, वहाँ 3 फ्लोर नहीं बना सकते, फ्री होल्ड नहीं है वो, केवल एक कोठी बनाएगा। अगर बिकेगी तो पूरी कोठी बिकेगी, वो टुकड़ों में नहीं बिकेगा। जैसे मान लिया फ्लोर के हिसाब से 1, 2, 3 मतलब सेकंड फर्स्ट उसके हिसाब से नहीं बिकेगा। तो उससे मतलब अलग अलग ना बिकने से तो वहाँ को मतलब ज़्यादा वो फैला नहीं, केवल कोठियाँ रही, ये भी एक उनका प्लस पॉइंट था। जैसे अभी आपने बताया फ्लोर, तो थोड़ा सा फ्लोर के बारे में भी बात करते हैं। कुछ लोगों का ये भी सवाल है, ऐसी अफवाह है, मिथ है या ये असलियत है पता नहीं, कि अभी तक 2 फ्लोर अलाउड हैं, जैसे गाज़ियाबाद के अंदर जो अपना ये इलाका है, जो आपका क्षेत्र पड़ता है, कि इसमें 3rd फ्लोर को भी अलाउ करने जा रही है, या कहीं ना कहीं हाइट को बढ़ाने के लिए कुछ नगर निगम ने कानून बनाया है। ऐसी कोई फाइल है या सिर्फ एक ये मिथ है? अभी करीब 6 महीने पहले 3 फ्लोर अलाउ थे, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड। अब शासन की तरफ से केवल एक अथॉरिटी का नहीं, शासन का आदेश हुआ है स्टील +3। अब स्टील भी मिल गई है प्रत्येक, मतलब 90 मीटर पे भी स्टील पास कर रहे हैं अभी ये। अच्छा। और 300 मीटर से ऊपर में हमारे क्षेत्र में, तो इसमें तो नहीं है, जो पुरानी कॉलोनी है इनमें तो नहीं दिया इन्होंने, इसलिए नहीं दिया कि भाई सीवर, पानी, बिजली बाधित होंगे। लेकिन जैसे इंदिरापुरम है, वैशाली है, इनमें दिया है 300 मीटर से ऊपर में 4था फ्लोर भी दे दिया इन्होंने। अच्छा, स्टील +4। तो जैसे आप जिस क्षेत्र से हो, यहाँ पर ग्राउंड के बाद 3 फ्लोर और बना सकते हैं? 3 फ्लोर बना सकते हैं, ये गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। 3 फ्लोर तो पहले भी थे। अच्छा, स्टील पार्किंग नहीं थी। अच्छा, पार्किंग के साथ बना सकते हैं या विदाउट पार्किंग भी? नहीं, कोई विदाउट पार्किंग बनाना चाहे तो अपना नक्शा पार्किंग ना कराओ, लेकिन अगर पार्किंग सुविधा मिली तो कौन छोड़ेगा। समझ लो एक किस्म का 1 फ्लोर और मिल गया, स्टिल भी अपने यूज में आएगी। अगर पर्सनल उसने अगर मान लिया कोई बिल्डर बना रहा है तो सामने वाले को लगता है कि भाई अगर कोई 4 यहाँ 355 गज का 4 करोड़ रुपए का फ्लोर है, मान लिया 200 गज का 2.5 करोड़ का फ्लोर है, जो 2.5 करोड़ का फ्लोर लेगा तो गाड़ी की पार्किंग तो चाहिए। और मेरा मानना है गाड़ी ये स्टिल पार्किंग तो बहुत ज़रूरी है।
आज इतनी समस्या हो गई है कि दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं मकानों के। अगर हम गाड़ी लेके जा रहे हैं तो आमने सामने से गाड़ी निकल नहीं पाती। तो स्टिल पार्किंग मिलने से बेनिफिट मिलेगा, कम से कम जो इतना पैसा लगा के फ्लोर लेगा गाड़ी के अंदर होनी चाहिए उसकी। और दूसरे फिर आगे जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं तो चार्जिंग की सुविधा भी चाहिए। अगर अंदर पार्किंग है तो चार्जिंग भी अंदर हो जाएगी उसमें। तो अभी यहाँ पर स्टिल प्लस 3 का है और 300 मीटर से ऊपर में स्टिल प्लस 4 है। जैसे अभी आपने पार्किंग की बात करी, आमतौर पर यहाँ पार्किंग को लेकर के बहुत झगड़े होते हैं। जितनी भी पॉश कॉलोनी हमने देखी हैं वहाँ आमतौर पर सबसे जो मुख्य लड़ाई की वजह है वो पार्किंग है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई देखो, एक समस्या तो है। कई बार क्या होता है कि जैसे मकान एक फ्लोर में, मतलब एक मकान में 3 फ्लोर हैं और मैं ये मान के चलता हूँ कि हर घर में 2 या 3 गाड़ियाँ हैं। अगर परिवार में 3 मेंबर हैं, तीनों के पास गाड़ी है, मतलब माँ सर्विस करने अलग जाती है, पिताजी सर्विस करने अलग जाते हैं, बेटा अलग जाता है, तो तीनों पर अलग अलग गाड़ियाँ हैं। अब 3 या 9, अब 9 गाड़ी कहाँ खड़ी हों? बिल्डर क्या करते हैं, मकान के सामने अगर 30 फीट का फ्रंट है, 30 फीट के फ्रंट में नियम तो ये है कि मकान के सामने रैंप बनाओ, बाकी जगह खुली छोड़ो। हम टाइल भी लगवाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, सड़क बनाते हैं, लेकिन पूरे में रैंप बना के और सामने वालों को बताते हैं भैया भाई साहब ये आपकी पार्किंग है, जबकि गवर्नमेंट की जगह में पार्किंग बताने का अलाउ नहीं है। अब लेकिन हम भी क्या करते हैं कि भाई ज़्यादा किसी के 1-2 के अगर तोड़वाएंगे तो कहेंगे भाई देखो मेरा तोड़वा रहा है, वहाँ पहले बन गया, वहाँ पहले बन गया। तो हमने भी इसमें सब अपने ही हैं, सब अपने ही हैं, एक समझौता सा कर लिया भाई किसको तोड़ाएं किसको ना तोड़ाएं। तो हमने भी उसमें आँख में चली। तो ये झगड़े अक्सर बने रहते हैं कि भाई सामने मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी होगी, मेरी गाड़ी खड़ी होगी। लेकिन जैसे अब स्टिल पार्किंग है, स्टिल पार्किंग भी 2 साल पहले हमारे उस टाइम मंत्री नहीं थे, विधायक थे, तो मुख्यमंत्री से मिल के उन्होंने अपनी बात रखी थी कि भाई हमारे गाजियाबाद में विशेष तौर पर जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें स्टिल पार्किंग आप ज़रूर दे दें। तो मुख्यमंत्री ने इस बात को कंसिडर किया था। उसके बाद पूरे यूपी में इन्होंने ये स्टिल पार्किंग का शासनादेश किया। कहीं ना कहीं बीजेपी का जब भी इलेक्शन होता है तो उसमें आरएसएस एक सक्रिय भूमिका निभाती है। आरएसएस की, इस पे आप क्या बताना चाहेंगे? आरएसएस की भूमिका मुख्य भूमिका में होती है। जैसे मेरे यहाँ करीब मेरे वार्ड में 20 पार्क हैं, चंदन नगर रामप्रस्थ में, रामप्रस्थ भी हमारे अंडर में आता है, बड़े बड़े पार्क हैं, उनमें शाखा लगती है। मान लिया एक शाखा में 20 से 25 लोग आते हैं। तो जिस टाइम हम इलेक्शन के अंदर जाते हैं, सबसे बड़ा ये है कि इलेक्शन का जो है घर घरों में पर्ची पहुंचनी चाहिए। अब हमारे कार्यकर्ता हैं, जैसे मान लिया भाई कार्यकर्ता भी हमारे लिमिटेड हैं, मान लिया, हालांकि हमारे कार्यकर्ता भी सक्षम हैं, लेकिन संघ वालों भी कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, आप हमें पर्ची दो, 50 मकानों में पर्ची मुझे दो, हम बांटेंगे। घर घर में जाके पर्ची बांटते हैं, संपर्क करते हैं। और मुझे देखा है, मैं ये भी देखा है, दुख में और सुख में किसी के भी, वो ये नहीं कि मेरे संघ का कार्यकर्ता उसी के, कोई भी आदमी अगर कोई भी किसी किस्म का दुख या सुख है उसमें खड़े रहते हैं संघ वाले। तो इस बात का बड़ा मतलब इलेक्शन में भी बेनिफिट मिलता है हमें। मतलब आरएसएस की भूमिका रहती है इलेक्शन में, इलेक्शन में रहती है। क्योंकि पीछे कुछ ऐसे सवाल आए थे कि भाई आरएसएस की भूमिका कहीं ना कहीं अब संदिग्ध हो गई है या वो हो गई है। नहीं, ये प्रश्न पूछना मेरा इसलिए थोड़ा सा जरूरी था। ऐसा नहीं है, उसकी मुख्य भूमिका में होती है। अच्छा, आप ऐसा क्या रीजन मानते हैं कि अभी 6 महीने पहले लोकसभा इलेक्शन हुए, उसमें कहीं ना कहीं यूपी में बीजेपी को कई सीटों पे हारना पड़ा? अगर हम सही तरीके से इसको देखें तो जो मोदी जी की एक इच्छा थी या जो उनका एक पॉलिसी थी, स्ट्रेटेजी थी, वो कहीं ना कहीं फेल हुई। और 6 महीने बाद जब उपचुनाव होते हैं तो वापस से बीजेपी आती है। तो क्या डिफरेंसेस रहे कि वो 6 महीने में फर्क क्या आया जो लोगों ने दोबारा से बीजेपी को चाहा? देखिए, ऐसा था कि इसमें कहीं ना कहीं हम भी और कॉन्फिडेंस में रहे लोकसभा इलेक्शन में। भाई 400 अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। और ख़ास तौर पर यूपी में जो था, मतलब हमारे जो मतलब लोकसभा इलेक्शन के जो हमारे प्रत्याशी थे वो भी ये समझ के बैठ गए कि भाई हम जीते हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उसका भी एक नुकसान उठाना पड़ा, पहली बात तो। दूसरा, मतलब मोदी जी से कोई नाराज़गी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं सांसदों की भी नाराज़गी थी। कहीं लोगों के बीच में जाना या ना करना, या थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस में रहे, तो ये भी एक मतलब ड्रॉबैक रहा हमारे लिए कि उसमें हम डिफीट रहे। लेकिन चलो अच्छा करते हैं, भगवान जो करेगा। अब उसमें हम थोड़ा सतर्क हो गए हैं। अब उपचुनाव में हमने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पर कहीं हमने कसर नहीं छोड़ी कि एक के घर में जाना है, एक के घर में पर्ची बांटनी है, एक के घर में अपने पंपलेट देने हैं। तो उसके में सफलता भी मिली।
9 में से हम 7 सीटों पर जीत के आए, और आने वाले समय में मेरा मानना ये है कि पिछली बार से भी हम ज़्यादा सीटें जीत के आएंगे। चलिए, हम तो उम्मीद यही करेंगे। बाकी आपने ये जो माना कि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस रहा कि हमने चुनाव वो लूज करा, हम इसका भी स्वागत करते हैं कि जो कहीं ना कहीं एक फेलियर होता है उसको भी मानना चाहिए, उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये गलतियां कहीं ना कहीं रही। आप जहां से अभी जिस क्षेत्र से आप पार्षद हैं, ये पॉश कॉलोनियां हैं, यहाँ कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं, तो कभी कोई ऐसी घटना देखी? क्योंकि ये सवाल मेरा पूछना इसलिए जरूरी है, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि मैं इसमें क्या आपसे पूछना चाह रहा हूं कि उनके बच्चे किसी के विदेशों में रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, माँ बाप अकेले रह रहे हैं, तो कभी कोई ऐसी घटना भी आपके सामने आई जिसने इंसानियत को पूरी तरीके से झकझोर दिया हो? मेरे ख्याल में ऐसी घटना तो मेरी नॉलेज में नहीं आई। अगर कहीं छोटी मोटी घटना हुई भी हैं तो मैं तुरंत पहुंचा हूं, जितनी भी मदद की जा सकती है वो मदद भी की है। पीछे शासन का एक आदेश था, 1 साल पहले की बता रहा हूं मैं, ये पुलिस के द्वारा सभी का वेरिफिकेशन किया गया, नाम लिखे गए। अगर कोई इस तरह के बुजुर्ग हैं जैसे अकेले रहते हैं, उनके बच्चे अगर साथ में नहीं हैं, उनका पूरा डाटा बनाया गया है, और वहाँ इनका डाटा प्रशासन में भेजा है, इनके पास, पुलिस वालों के पास भी है। तो उनका ये था कि भाई अगर मतलब कोई भी आपको किसी किस्म की दिक्कत है तो आप थाने में या पुलिस में या चौकी में नहीं आना है, आप केवल हमें फ़ोन करेंगे, पुलिस तुरंत पहुँचेगी वहाँ पे। जितनी मदद हम कर सकते हैं उतनी मदद हम करेंगे। तो ये मतलब शासन की तरफ से आदेश था, और वो लागू भी है। अगर कोई भी मतलब बुजुर्ग फ़ोन करता है पुलिस में, तो पुलिस की जितनी भी मदद हो सकती है। नहीं, ये तो एक सरकार का पक्ष हुआ। मैं आपसे कहना चाह रहा था कि किसी के बच्चे उनकी अंत्येष्टि पे, उनके अंतिम संस्कार पे आए नहीं, पहुंचे नहीं, या कहीं ना कहीं वो बड़ी ही बुरी पोजीशन में, एंडिंग जो एक उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, ऐसी कोई इस तरह की घटना हमारे वार्ड में तो नहीं हुई वैसे, लेकिन थोड़ा सा मैं ये मानता हूँ, स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है, हमारे संस्कारों में कुछ कमी आई है। जैसे बच्चों में अगर मान लिया कोई विदेश में है या कहीं बाहर है, तो थोड़ी सी लापरवाही तो अपने माँ बाप के प्रति, कुछ परिवारों में, ऐसा तो नहीं कि प्रत्येक परिवार में होता होगा, लेकिन कुछ न कुछ संस्कारों में कमी तो आई है। लेकिन फिर भी हमें, अगर किसी का भी मेरे पास में, अगर सीवर में, पानी में, बिजली में, किसी कारण में भी, जैसे अभी मैंने 3 दिन पहले कैंप लगवाया था आयुष्मान कार्ड का, हमने 5 दिन लगातार कैंप लगाया, 3, 4 और 5 दिसंबर में, उसके बाद 12 और 13 दिसंबर में आयुष्मान, जितने मेरे वार्ड में बुजुर्ग थे 70 प्लस के, सबके मैंने आयुष्मान कार्ड बनवा दिए हैं। 328 कार्ड मेरे यहाँ बने हैं, और करीब 200 कार्ड वितरित हो गए हैं, 128 कार्ड बचे हैं। वो कार्ड अभी आज मेरे पास शाम को आ जाएंगे, जो 12-13 तारीख में हमने लगाया था, वो भी हम उनको वितरित कर देंगे। 5 लाख रुपए तक का क्लेम जो है, मतलब हॉस्पिटल की लिस्ट प्राइवेट की भी आ जाएगी, तो वो बुजुर्ग, उसमें इनकम का कोई प्रमाण नहीं है, अगर कितनी भी इनकम है, पेंशनधारी है, कुछ भी है, उसके 5 लाख गवर्नमेंट उनके इलाज पर लगाएगी, उसके इलाज करेगी, जो कि वायदा मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में उन्होंने किया था। तो उसी के अनुसार वो आयुष्मान कार्ड बन गए हैं। हॉस्पिटल में जाएगा तो उनको पे नहीं करना पड़ेगा, हॉस्पिटल वाले अपने आप सरकार से लेते रहेंगे। वो आप प्राइवेट इलाज कराओ या जैसे मर्जी आपको सहूलियत हो, आप 5 लाख तक का इंश्योर्ड उसका हो गया है। तो इस तरह के हम अपने बुजुर्गों का वो भी ख्याल कर रहे हैं, हम वो बराबर उसमें टच में रहता हूँ मैं। बिल्कुल सही कहा आपने। गवर्नमेंट खैर इस पे ख्याल रख रही है। हर गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये दिखता है कि बुजुर्गों के लिए हम जितना कर पाएँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे को एक गाइडेंस देते हैं, एक्सपीरियंस देते हैं, और उन्होंने जो कुछ किया है उसी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। इसी में ही कुछ पंक्तियाँ मैं कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि कभी कभी शब्द नहीं होते तकलीफ बताने को, बस दिल करता है कोई समझ ले, संभाल ले और गले से लगा ले। अब इसके बाद हम आते हैं वापस से अपनी चर्चा के ऊपर। ये तो बात हो गई गाजियाबाद को लेकर के, और हमने यूपी को लेकर के भी बात कर ली, लेकिन अब हम आते हैं जिस क्षेत्र से आप पार्षद हैं उसके बारे में भी। आपका क्या विजन है इस क्षेत्र में अब करने का आगे? मैं 1980 से बीजेपी में कार्य कर रहा हूँ। कभी किसी दूसरी पार्टी में कभी गए नहीं, कभी विचार नहीं किया। अच्छा, शुरू से बीजेपी में? शुरू से बीजेपी में 1980 से। मैं एक वार्ड में एक सदस्य के रूप में काम करा, वार्ड में महामंत्री के रूप में काम करा, वार्ड अध्यक्ष के रूप में काम करा, मंडल के अंदर कोषाध्यक्ष में करा, मंडल में उपाध्यक्ष में करा। उसके बाद 2002 में मैं नॉमिनेट पार्षद रहा। अच्छा, नॉमिनेट पार्षद शासन के द्वारा होता है। हमारे नगर निगम में 10 होते हैं, ये नॉमिनेट करते हैं जो
जिसकी सरकार होती है उसी के हाँ, वो सरकार द्वारा, स्टेट सरकार गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होती है। स्टेट गवर्नमेंट उसको अप्रूवल करके राज्यपाल को भेजती है, राज्यपाल उस पर करके शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद मैं महानगर में उपाध्यक्ष रहा। अभी मैं 2017 में नवंबर 2017 में इलेक्शन लड़ा। तो उसके बाद हमने जो है हमारे वार्ड में ऐसा नहीं था कि पार्षद तो हमारे वार्ड के ही थे, मतलब बीजेपी के ही थे, मेरे भी हमारी थी, लेकिन शासन दूसरा होने के कारण, सपा बसपा की शासन होने के कारण जो स्थापना निधि मिलती है वो स्थापना निधि जैसे मान लिया आई वार्डों में लग गई। मान लिया प्रत्येक वार्ड में, जैसे हमारे वार्ड में है, हम 1 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये, 3 करोड़ रुपये, 4 करोड़ रुपये स्थापना निधि से लाए हैं, अपना काम भी करवाया हमने। सपा शासन में स्थापना निधि देते नहीं थे वो लोग। क्यों? अगर वो देते थे तो मेट्रो में लगा दी, एलिवेटेड रोड पर लगा दी, मतलब वार्डों में नहीं देते थे। कहीं वार्डों में पता लगा भाई मेयर भी इनके हैं और पार्षद भी इनके हैं, इनकी वाहवाही होगी, इस करके वो काम ज़्यादा हो नहीं पाया। हमारे वार्ड में समझ लो 15 साल से सड़क नहीं बनी थी। मेरे आने के बाद में हमने अपने पहले कार्यकाल में करीब 60 किलोमीटर की सड़क, पूरी सड़क एक एक सड़कें बनवाई मैंने। जैसे हम पुल पर चढ़ते हैं, पुल से लेके और ये वार्ड पुल से ऊपर चढ़ेंगे, ये सारा वार्ड मेरा ही है। उसके बाद ब्रजविहार चौक से लेके दिल्ली के रेड लाइट तक सारा वार्ड हमारा है। ये एक एक सड़कें सारी बनवाई, सारी अंदर की सड़कें हमने बनवाई। करीब 60 किलोमीटर की सड़क 12 करोड़ रुपए से हमने एक एक सड़कें बनवाई पहले तो। दूसरा हमारा पानी जो था, ये पानी की समस्या ये थी कि करीब 60 साल पुरानी कॉलोनी है और सीवर हमारी सर्विस लाइन है पीछे, प्रत्येक मतलब मकानों में सर्विस लाइन है। उधर का एक मकान लग जाएगा, एक इधर का मकान लग जाएगा, बीच में सीवर पानी दोनों में है। अब 60 साल पुराने होने के कारण कहीं न कहीं पाइप अच्छी तरह से हो गई, कहीं चू ना कर दी, तो सीवर मिला पानी जगह जगह। रोजाना 20 कंप्लेंट आती थी कि भैया आज पानी भाई साहब सीवर मिला है, आज भाई साहब पानी सीवर मिला हुआ है। और हम उस फॉल्ट को पकड़ भी नहीं पाते थे, पता नहीं वो फॉल्ट कहाँ है। जगह जगह चेक भी करते थे लेकिन फॉल्ट कभी पकड़ भी नहीं आता था। मैंने 4 करोड़ रुपए से पूरे वार्ड में लाइन आगे से करवा दी। वो पूरी लाइन ही बदलवा दी। पूरी लाइन बदलवा के सर्विस लाइन से हटवा के सर्विस लाइन में केवल सीवर रहेगा, लाइन आगे से करवा दी। उसका भी हमें बेनिफिट मिला, गंदा पानी बंद हो गया है। दूसरा हमारा गंगा वाटर के ऊपर अभी 2 साल पहले महेंद्र सिंह तंवर थे नगर आयुक्त, मेरी अच्छी मित्रता थी उनसे, तो मैंने उनके ऊपर ये बात रखी जी हमारे 5 कॉलोनी है, 3 वार्ड हैं वैसे तो, ब्रजवार वार्ड अलग है, सूर्यनगर वार्ड अलग है, मेरा वार्ड अलग है, लेकिन मैंने केवल अपने वार्ड यानी 5 कॉलोनी की बात रखी कि पानी की गंगा वाटर की समस्या केवल आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा पानी आता है, इस पानी को बढ़ाओ। उन्होंने मेरी बात को समझा, तो उन्होंने पहले जो था ये प्रताप विहार से इंदिरापुरम पानी आता है, इंदिरापुरम से वसुंधरा आता है, वसुंधरा से फिर हमारे यहाँ आता है। 3-4 जगह से पानी अलग अलग स्टोर बना रखे हैं। तो महेंद्र सिंह तंवर जी ने पर्सनल इंटरेस्ट लेके मतलब 1 महीने तक बिल्कुल जेई के टच में रहे और बाकायदा अपने कंप्यूटर पर देख देख के ये काम ऐसे नहीं, करीब 1 किलोमीटर की लाइन पानी की उन्होंने मतलब डलवा दी इंदिरापुरम से। अच्छा, नई बिछवा दी। और हमारी बोर्ड मीटिंग थी, मैं कार्यकारिणी में भी था पिछली बार। अच्छा। एक हमारी एग्जीक्यूटिव मेंबर कमेटी होती है, उसमें 12 लोग होते हैं, उसमें भी था। तो उसमें समझ लो 30 अगस्त 2022 में महेंद्र सिंह तंवर ने घोषणा करी कि डेल्टा कॉलोनी कहलाती है हमारी ये। डेल्टा कॉलोनी के लिए हमारा 2 MLD पानी है अब, कि 2 MLD पानी से 12 MLD पानी कर दिया गया है और ये पानी शुरू हो जाएगा। लेकिन वो 12 MLD पानी GD ने रोक दिया। इंदिरापुरम उस टाइम GD के अंडर था कि भाई पानी हमारा है, आपका नहीं है। उन्होंने पानी नहीं दिया हमारे को, वो पानी हमें नहीं मिल पाया। लेकिन अभी 1 महीने पहले इंदिरापुरम हैंड ओवर हो गया है नगर निगम के, वो पानी हमें 12 MLD पानी हमें मिल जाएगा। और जिस टाइम 12 MLD पानी हमें मिल जाएगा तो हमारे टैंक और टंकी भरने के बाद हम पाइप में छोड़ना शुरू कर देंगे। और जिस टाइम पाइप में छोड़ेंगे तो मेरा मानना ये कि 24 घंटे पानी मिलेगा। उसके ऊपर मैं कार्य कर रहा हूँ, वो पानी भी हमें शीघ्र ही मिल जाएगा। पानी की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, 24 घंटे पानी मिलेगा। एक हमारी प्लानिंग ये है। सड़कें हमें पूरी बनवा दी हैं, उसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं, लाइन आगे से हमें डलवा दी है। कुछ काम और भी मैं बताऊँगा। हाँ बिल्कुल। एक हमारे पूरे वार्ड में जो था, पहले लाइट थी जो ट्यूब लाइट थी, सारी चेंज करवा के 600 लाइट LED लाइट लगवा दी है इसमें। अच्छा। पूरे वार्ड में LED लाइट लगी है, 90 वाट की, 100 वाट की, 70 वाट के अलग अलग हैं। तो पूरे वार्ड में LED लाइट। हाँ, जहाँ डार्क स्पॉट थे वो चेंज करके आपने? नहीं, पूरे में कोई डार्क स्पॉट नहीं, पूरे में। डार्क स्पॉट में तो क्या नाम हाई मास्क लगवाई है। अच्छा। वो अलग लगवाई है, लेकिन पूरे वार्ड में हर खंबे पे 600 लाइटें पूरी LED लाइट चेंज करवा दी मैंने। कोरोना काल में मैंने जो था 4 बार कैंप लगवाया
और प्रत्येक लोगों की मदद करी, वैक्सीनेशन पूरे करवाया, खाना बंटवाया, सूखा राशन भी बंटवाया, जितनी मदद लोगों को हो सकती थी उतनी मदद हमने करी। एक हमारे जैसे चंदन नगर चौक है, इसमें बाहर एक कूड़े का मतलब कूड़ा कलेक्शन का था, 5 कॉलोनियाँ कूड़ा कलेक्शन यहाँ होता था और डेली 4 ट्रक भर के जाते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि एक दिन कूड़ा नहीं उठा तो सड़क जाम हो जाती थी, तो उस कूड़ा घर को हमने हटवा दिया, वहाँ से ख़त्म करवा दिया है। ऐसा लगता था उस कूड़ा घर से कि हम पता नहीं कितनी मलिन बस्ती में आ गए। पोस्ट कॉलोनी का बिल्कुल नाम खत्म हो जाता था और मेन रोड पे था, वो हमने ख़त्म करवा दिया। बिजली विभाग हमारा ब्रिजवार में जो है ये 33,000 किलोवाट के जो हैं सारे ट्रांसफार्मर नए चेंज करवा के, जो बिजली के फॉल्ट होते थे, जैसे कभी कभी बिजली चली गई या कुछ दिक्कत आ गई, वो सब नए चेंज करवा दिए हैं। माननीय विधायक जी के माध्यम से चीफ साहब से बात करके इसको पूरा और हल करवा के वो समस्या बिजली की 10-20 मिनट चलेगी, घंटा आध घंटा चलेगी, कहीं फॉल्ट ठीक करने में होगा वो बात अलग है, लेकिन कोई भी रोस्टिंग नहीं है बिजली में, पूरी 24 घंटे लाइट है। एक हमारा जो रामपुरत में मेन रोड का नाला था, बारिश का पानी भरता था, करीब 4 करोड़ रुपए से पूरा नया नाला बनवाया हमने अपने कार्यकाल में, वो बनवा दिया है। प्रत्येक पार्क की बाउंड्री, प्रत्येक पार्क के अंदर का मतलब फुटपाथ, प्रत्येक पार्क में नई बोरिंग करवा के प्रत्येक पार्कों में सुंदरीकरण वो करवाया गया है। अब आगे हमारी प्लानिंग ये है कि सनशाइन होटल जो है जहाँ दिल्ली से हम एंटर करते हैं, GDA से हम इसको सुंदरीकरण करवाने जा रहे हैं। अच्छा, पूरा एक गेट बनेगा। अच्छा, और हाँ, मतलब वो मेन एक तरीके से एक गेट तरीके से बन के उत्तर प्रदेश गाजियाबाद नगर निगम में आपका हार्दिक स्वागत है, तो इस टाइप से लिख के पूरा गेट लगा, थोड़ा अच्छा सा लगेगा, अच्छा लोग अंदर आएंगे उनको लगेगा कि हाँ भाई किसी फौज का लोग एंटर कर रहे हैं। दूसरा फिर हम, ये तो मेरा टेंडर हो गया है, वैसे काम भी थोड़ा सा ये, अच्छा, गेट वाला नहीं, गेट वाला तो होगा अभी। चंदन नगर चौक से हम पूरा सीसी रोड बनवा रहे हैं। अच्छा, और सीसी रोड यहाँ तक आने के बाद में फिर सीधा रिलायंस माल तक, पुल तक पूरा सीसी रोड बनवा के सुंदरीकरण करवाएंगे। और चंदन नगर चौराहे पर एक हम अपना गेट बनवाएंगे। वार्ड 97 में आपका हार्दिक स्वागत है। ये काम तो समझ लो टेंडर हो गया है, 2-4-10 दिन में ही शुरू हो जाएगा। इस सुंदरीकरण पर भी काम हमारा चल रहा है। पानी पे 24 घंटे में हमारी चली रही है। साफ सफाई की व्यवस्था, उसके ऊपर भी हम ध्यान दे रहे हैं। हाँ, वो तो रोजमर्रा के डेली रूटीन वाले काम है, तो वो तो लगभग चलते रहेंगे, की तरफ से होते ही है। हाँ, उसकी तरफ से तो होते रहेंगे। दूसरा, हमने एक सुपर शक्कर लगवा के सीवर की समस्या भी खत्म करवाई है। जहाँ जहाँ मतलब जैसे जाम हो जाते थे, तो सुपर शक्कर लगवा के तकरीबन जगह जगह सुपर शक्कर लगवा के उस काम भी करा है। अब की बार हमारा इलेक्शन जो था, समझ लो था ये मई 2023 में, तो हम भी इलेक्शन लड़े। हमारे सामने सपा भाजपा वाला भी, या कोई सपा वाला भी, कोई कांग्रेस वाला भी, कोई बीजेपी वाला, चाहे कोई भी था, किसी ने टिकट नहीं मांगी। केवल एक नाम था मेरा वहाँ बीजेपी में जाने के लिए। 2 नाम भी हमें डम्मी देने पड़े थे। अच्छा, आप निर्विरोध चुने गए हो? नहीं, निर्विरोध ऐसा हुआ, निर्विरोध हो गया था, मतलब 17 से लेकर 24 तक जो था उसमें नॉमिनेशन का था। 24 तारीख में 2-4 लोग तो होते हैं थोड़े नेगेटिव सोच के भी होते हैं। दूसरे वार्ड का कटकट गांव का एक लड़का ला के उसका नॉमिनेशन करा दिया कि अभी निर्विरोध नहीं होने देंगे। हालांकि मतलब निर्विरोध का टैग ना लगे, इसलिए जो है एक डमी कैंडिडेट बना दिया। उसको 200 वोट मिली, कुछ भी नहीं था उसका, तो वैसे कोई उचित था ही नहीं वैसे, लेकिन वो निर्विरोध ना चुना जाए इस करके उन्होंने उसको लाके बीच में खड़ा कर दिया। लेकिन फिर भी लोगों में एक एहसास था कि भाई पहली बार कि भाई अग्रवाल जी आए हैं, जब से वार्ड में काम भी हुआ है, लोगों की मदद भी करते हैं, लोगों के बीच में भी जाते हैं। अगर कहीं कोई मेरे घर पे सुबह जैसे 10 लोग आते हैं, मैं किसी को भी चाय पीने बगैर जाने नहीं देता। नहीं, बैठा बैठा यार चाय पियेंगे, बैठो आपके साथ। ये तो हमारी संस्कृति भी है, संस्कृति भी है। तो मैं अगर किसी, कई बार तो ऐसा होता है कि कई बार लोग कई गुस्से में आते हैं कि भाई साहब मेरा पानी खराब होगा, 4 दिन से खराब है, आपने कुछ नहीं करा। बैठ यार, बैठ मत, चलो कोई बात नहीं, वो भी समस्या दूर करें, बैठ पहले चाय पियेंगे। तो आधा तो समझ लो नॉर्मल वैसे ही हो गया वो। दूसरा, फिर उसकी समस्या मैं कहता हूँ किसी भाई अधिकारी को फ़ोन करके उस समस्या को बता के भाई ठीक करना है, उन्होंने कहा भी ठीक कर्मचारी भेज रहे हैं, उसका नंबर फिर मैं उसको देता हूँ जो मेरे पास में आया है कि भाई अगर आज तक शाम तक नहीं ठीक हो तो इससे बात कर लेना, फिर भी ठीक नहीं हो तो मुझे कल बताना। उस कर्मचारी का जो उसके पास काम करने आएगा उसका नंबर देता हूँ। अगर प्लम्बर है, जैसे पानी का, सीवर का है, हमारा सुपरवाइजर है, उसका नंबर दूंगा, आप ये नंबर नोट कर लो, इससे आप शाम तक आज बात कर लेना, 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद में, कल तक नहीं ठीक हो तो मुझे बताना। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी आए समस्या का हल हो जाए। तो इसका हमें बेनिफिट इतना मिला कि सामने कोई विरोधी कोई खड़ा होने वाला नहीं था। हाँ, जो एक जनप्रतिनिधि का काम होना चाहिए वो सारे आप कर रहे हो, वो कर रहे हैं। जिस हिसाब से आपने काम गिनाए हैं,
मेरे हिसाब से एक पार्षद के तौर पर बहुत बड़ी बात है कि इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करके आप चल रहे हैं। अगर पार्टी आपको आदेश देती है अगले विधानसभा चुनाव के लिए, तो आप क्या तैयारी करे हुए हैं? देखो, विधानसभा में तो जो अपने सुनील जी हैं यहाँ से, साहिबाबाद विधानसभा है, अभी 2025 में इसमें दो या 3 सीटें बनेगी। अच्छा, पूरे भारतवर्ष में परिसीमन होने वाला है। पूरे भारतवर्ष में परिसीमन होगा। तो 12 लाख वोटें हैं हमारी, और इसका जो मतलब क्राइटेरिया है 3 लाख प्लस 10 प्लस माइनस का है कि भाई उसके ऊपर एक विधानसभा बने, 4 ना बने लेकिन 2 बने या 3 बने। तो उसमें अगर हम 2 या 3 बने तो उसमें हम प्रयास करेंगे, बाकी पार्टी जैसे उचित समझेगी। हाँ, जैसा पार्टी का आदेश होगा, जैसा पार्टी का आदेश होगा भाई आप तैयारी कर सकते हो। बस 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 बस। ये तो बात हो गई राजनीति की। अब थोड़ा सा हम पर्सनल जाना चाहेंगे कि आपने अपना सफर जो हरियाणा के गांव से शुरू किया था और यहां तक आप कैसे पहुंचे, थोड़ा उसका। और हरियाणा में हम एक छोटे से गांव में ही थे, बस केवल हमारा बिजनेस था, कोई खेती नहीं थी। शायद पडाना। हाँ, पडाना गांव था हमारा, डिस्ट्रिक्ट जींद में पड़ता है। मैं जब मेरी उम्र 11 साल की थी, हमारी माता जी एक्सपायर हो गई थी। अच्छा। हाँ, तो बस पिताजी थे, हम 2 भाई थे छोटे में, बड़े भाई मेरे से 2 साल बड़े थे। 5 बहनें थी, 5 बहनों की शादी हो गई थी। बस हमारा बिजनेस था भाई। तकरीबन मेरा मानना ये है कि हरियाणा से सभी जितने भी वैश्य समाज के लोग थे बाहर निकल गए काम धंधों के लिए। कोई 10 साल पहले, कोई 20 साल पहले, कोई 30 साल पहले, कोई 50 साल पहले। तो हम भी इसी सिलसिले में, एक हमारे बहनोई थे यहाँ पर साहिबाबाद में रहते थे, तो उनके पास में हम भी आए। उम्र केवल मैट्रिक मैंने वहाँ से पास करी, हरियाणा से। अच्छा। मैंने 10वीं पास करी है, तो वहीं से हरियाणा से पास करके उसके बाद हम आए यहाँ, अपना काम शुरू किया। काम शुरू करने के बाद में झंडापुर गांव है यहाँ पे एक। अच्छा। तो वहाँ किराने की दुकान की, उसके बाद कपड़े का काम किया। उसके बाद में फिर जैसे जैसे 1990 में फिर हम यहाँ आ गए थे, चंद्रनगर में यहाँ बनाया। 2002 में एक हमने वैशाली में शोरूम खोला था, बच्चे उसको देखते हैं। तो मतलब मैंने मतलब कोई भी जो बिज़नेस किया या राजनीति भी की, हमेशा पॉजिटिव सोच से करी हमने। अलग कहीं गरीबों की मदद भी करनी पड़ी तो गरीबों की मदद भी करी। कहीं मतलब मेरा प्रयास है रहता है अपने जीवन में, ऐसा तो मैं कोई हरिश्चंद्र नहीं हूँ, लेकिन कहीं झूठ ना बोलना पड़े मुझे, तो सच्चाई से काम करता हूँ। तो इस बात का बेनिफिट आज पार्टी में भी है। पार्टी में भी आज लोग मेरी इसीलिए इज्जत करते हैं कि भाई मतलब सच्चाई इनके साथ में है। जैसे पहले दिनेश चंद गर्ग थे, मेरे थे, उनके लड़के अतुल गर्ग हैं जो सांसद हैं अब। अच्छा। उनके लड़के ही हैं अतुल गर्ग जी। उनके कार्यकाल में नॉमिनेट पार्षद रहा था मैं। अच्छा। तो इतना प्यार करते थे मुझे, तो जो विशाली दुकान पे मतलब हर हफ्ते विशाली दुकान पर आते थे और बैठ के चाय पीना, घंटों बात करना। आज अतुल गर्ग जी मेरे पारिवारिक संबंध हैं 20 साल से। अगर मैं फ़ोन करता हूँ तो मतलब अगर भाई साहब कितनी देर में आ रहे हो, आ जाओ। सुनील जी से मेरे पारिवारिक संबंध हैं, वो तो मुझे बड़ा भाई मानते हैं। तो प्रत्येक लोगों से मेरा व्यवहार ऐसा रहा कि भाई मतलब एक सामजन्य बैठा के, कल राजनीतिक संबंध नहीं, पारिवारिक संबंध मेरे सबसे रहे। हाँ, आप लगभग 40 साल की एक जर्नी आपकी राजनीतिक रही है, तो उसमें जो संबंधों का है कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता ही है। फैक्टर रहा उसका। हाँ, अब आपने जैसे अपना तो बता दिया, हमने आम तौर पर देखा है कि जो लोग राजनीति में चले जाते हैं कहीं ना कहीं फैमिली को समय नहीं दे पाते, तो फैमिली से सपोर्ट रहता है इस बात को लेकर के? नहीं, इसमें ऐसा था कि जैसे 2002 में मैं नॉमिनेट पार्षद रहा, 2005 तक नॉमिनेट पार्षद रहा, मैं महानगर उपाध्यक्ष भी रहा। 2005 के बाद में 2012-13 तक मतलब फिर 2017 में टिकट लिया मैंने। बीच में यहाँ महिला सीट हो गई थी, महिला सीट में फिर हमने किसी महिला को अपने राजनीतिक में नहीं लाना था। लेकिन इस दौरान जो अपने बच्चों की शादी वादी में थोड़ा सा राजनीतिक से मतलब काम तो करते रहे, लेकिन पहले बच्चों की शादी वादी करना या उनके बच्चों का काम सेट करवाना, मैं 4-5-7 साल उसमें लगा रहा। उसमें राजनीतिक में थोड़ा सा बैक रहा मैं, मतलब सेट करके बच्चों को, उसके बाद आप राजनीति उसके बाद मैं राजनीति में दोबारा से फर्स्ट इनिंग खेल ली, अब सेकंड इनिंग यहाँ से खेली। हाँ जी, मतलब बच्चों की शादी करनी थी, बच्चों का काम सेट करना था। अब मैं संतुष्ट हूँ, बच्चे अपने अपने काम लगे हुए हैं, बच्चे दोनों सेट हैं। अब वापस से आ जाते हैं थोड़ा सा राजनीति की तरफ। कोई एक काम अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ जो गाजियाबाद के लिए सबसे जरूरी है आज के समय में, सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो है ना, आज प्रॉपर्टी के अंदर जितने भी हैं, और मान लिया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मतलब उसका बड़ा रोल है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ जहाँ अच्छा बना है, वो स्टेट तो हो या कुछ भी हो, वो मैं इसके ऊपर बराबर चर्चा करता हूँ, और सांसद जी से भी और अपने मंत्री जी से भी। जैसे दिल्ली में स्टील प्लस 4 है, तो ये हमारी कॉलोनियों में मतलब 300 मीटर से ऊपर नहीं, प्रत्येक को स्टील प्लस 4 मिल जाए
तो दिल्ली वाला जो मतलब क्लाइंट है, दिल्ली वाले बिल्डर हैं, दिल्ली वाले काम करने वाले लोग फिर हमारे क्षेत्र में आ जाएंगे। मतलब इसका बहुत बड़ा एक पॉजिटिव असर जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जैसे मान लिया, अगर मान लिया सीमेंट भी बिकेगी, सरिया भी बिकेगा, मजदूरों का मजदूरी भी मिलेगी। एक बिल्डिंग बनती है तो उसमें 50 मजदूर काम करते हैं, पीओपी वाले अलग कर रहे हैं, सरिया वाले अलग कर रहे हैं, लोहे वाले अलग कर रहे हैं, लंटर वाले अलग कर रहे हैं। तो ये मैं हमेशा ये मेरा रहता है कि भाई इसको बढ़ावा दिया जाए। सांसद जी से भी बात होती है और इसके ऊपर ये शासन में बात भी चल रही है कि स्टील प्लस मतलब प्रत्येक घरों को स्टील प्लस 4 मिल जाए। अगर ये मिल जाएगा तो इससे हमें गाजियाबाद को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। तो इसके लिए कार्रवाई आपकी नगर निगम की तरफ से प्रॉपर चल रही है? नगर निगम से नहीं, ये शासन से होगा। अच्छा। तो इसमें सांसद जी और विधायक जी मतलब अपने मंत्री जी बराबर प्रयास में। अच्छा। इन्होंने अपना मंत्री जी के सामने प्रेजेंटेशन दिया है, मतलब इसमें विचार कर रहा है कि दिल्ली की तर्ज पे यहाँ भी एक थोड़ा सा स्टील प्लस 4 मिल जाए, एक FAR बढ़ जाए। जैसे दिल्ली में 75% FAR है, हमारे यहाँ 60% है। बाकी कंपाउंड कराना पड़ता है। भाई कंपाउंड में 15-20 लाख रुपए लगते हैं मान लिया, तो लेकिन वो कंपाउंड ना करा के उसको 75% कर दिया जाए 75% ताकि लोगों को सहूलियत मिल जाए, मकान बनाने की सहूलियत मिल जाए। तो इसका हमें मतलब होता है तो इसका बड़ा पॉजिटिव असर जाएगा, एकदम डेवलप होगा यहाँ। तो ये हम माने कि चुनाव से जो यूपी के आने वाले विधानसभा चुनाव हैं मेरे ख्याल 2027 में होंगे, उससे पहले ये काम हो सकता है? जरूर। अच्छा। निश्चित तौर पर। चलिए हम इंतजार करेंगे पूरे गाजियाबाद में। मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर होगा। अच्छा। अब मेरा इस पॉडकास्ट का ये आखिरी सवाल है। वैसे तो इस सवाल को हम पहले पूछ चुके हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा सा उसको लास्ट में, क्योंकि मुझे एंडिंग उससे ही करनी है, कि जैसा कि योगी जी ने कहा था, जो समिट बुलाई थी कि 2027 तक यूपी $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगी। तो आज की डेट में आपको लगता है कि 2027 तक हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे? अवश्य। 12 लाख करोड़ रुपए तो काम चल रहे हैं। 12 लाख करोड़ रुपए पे तो जो ये निवेश आया था उस पर काम भी शुरू हो गए हैं। और 10 लाख करोड़ रुपए का जो है मतलब पाइपलाइन में है, जो से करीब मतलब 2-3-4 महीने में चलने वाले हैं। 40 लाख करोड़ रुपए के जो मतलब निवेश मिला था वो सभी धरातल पर चलने हैं, सभी पे काम होना है। क्योंकि जितनी गवर्नमेंट एक लगन से और मतलब से नीयत से काम कर रही है, हमने सब्सिडी दी है, 75% सब्सिडी दी है, ज़मीन में सब्सिडी दी है, दूसरी सहूलियतें भी दे रही हैं। तो मतलब समझ लो निवेशकों का इतना ध्यान है यूपी के अंदर अब कि मतलब बड़े बड़े निवेशक, बड़े बड़े काम करने वाले आ रहे हैं। तो ये अवश्य मतलब हासिल करेंगे इसको, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। आपके अनुभवों से मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग जो राजनीति में रुचि रखते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमने इस पॉडकास्ट के दौरान RSS की भी बात की, यूपी में चल रहे विकास कार्यों की भी बात की, हमने किसानों की भी बात की, और भी जो मुद्दे हैं, चाहे वो संबल मुद्दा रहा हो, चाहे क्राइम के ऊपर हो, हमने सब चीज़ों पर बात की और आपने अपनी राय को बड़ी ही बेबाकी से उस पर रखा। तो सबसे पहले तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि 2027 में आपको पार्टी की तरफ से टिकट मिले और अगली बार जब हम आपके साथ बैठें तो आप एक विधायक के रूप में बैठें, हमें भी अच्छा लगेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम ऐसा कंटेंट लेकर के आएँ जो आपको अच्छा लगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि अगले एपिसोडों की जानकारी आपको मिलती रहे, और लाइक शेयर करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में आपके साथ। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, मैं भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ और समय समय पर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।